देखते हैं। देखो, सोर्स का मतलब होता है कोई भी तरह का इनकम। इनकम हमारा बहुत तरह से आता है। इनकम लाइक हमारा सैलरी हो गया, राइट। इनकम लाइक हमारा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ सकता है। हमारा आपका इनकम हो सकता है बिजनेस से, हो सकता है बिजनेस इनकम हो सकता है, प्रोफेशनल इनकम हो सकता है, या फिर कैपिटल गेन्स हो सकता है, ठीक है, या फिर अदर सोर्स हो सकता है, ठीक है। इसमें से ये है हमारा सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। नाउ ये सोर्स ऑफ इनकम से जब टैक्स को डिडक्ट किया जाता है, कौन डिडक्ट करता है? जो हमें इनकम क्रिएट करवा रहा है, जो हमें पैसे दे रहा है, ठीक है। द पर्सन हु इज पेइंग अस द मनी, इफ दैट पर्सन इज डिडक्टिंग द सम ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, देन उसे हम लोग कहते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। नाउ अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहला हम लोगों ने सेक्शन यहाँ पे किया था सेक्शन 192, सेक्शन 192 ऑफ इनकम। अच्छा, तो सबसे पहले सेक्शन जो हम लोगों ने टीडीएस में किया था वो था हमारा सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। सेक्शन 192 में क्या था? सेक्शन 192 में हमारा सैलरी से रिलेटेड जो भी हम लोगों ने, जो भी टैक्स हम लोगों को पेमेंट करना था, वो सैलरी से हमारा एम्प्लॉयर डिडक्ट कर लेता है, ठीक है। सो यहाँ पे स्लैब रेट के हिसाब से हमारा सैलरी पे टैक्स कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो स्लैब रेट क्या था, मैंने हम उस दिन डिस्कस किया था। स्लैब रेट देखो यहाँ पे मैंने लिखा था कि अप टू 2,50,000 निल है। अच्छा, ये 2,50,000 जो है, ये 2,50,000 जो है फॉर सीनियर सिटीजन, फॉर सीनियर सिटीजन ये हो जाता है 3 lakhs, ठीक है। याद रखना, मैंने उस दिन भी बताया था, मैं आज वापस बता रहा हूँ कि सीनियर सिटीजन के लिए जो स्लैब रेट है, जो मिनिमम अमाउंट है जिस पे टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट। नॉर्मल पीपल के लिए, जो लोग 60 साल से कम के उम्र के हैं, इन दैट केस द स्लैब रेट और द exemption limit is 2,50,000. For people who are above the age of 60 years, the limit is 3 lakh rupees. And for people, and and for people whose income is whose age is over 80 years, उनके लिए मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख रुपीज़ है। वापस बताता हूँ, स्लैब रेट जो है जिस पे टैक्स कैलकुलेशन होता है, नॉर्मली टैक्स कैलकुलेट होता है इंडिया में, इट इज़ अप टू 2,50,000, नथिंग इज टैक्सेबल, निल होता है, ठीक है। ये जो 2,50,000 जो निल है, वो अगर सीनियर सिटीजन के बारे में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर ये 2,50,000 3 लाख हो जाता है। और अगर वो सुपर सीनियर सिटीजन है, मतलब उसका एज अगर 60 नहीं 80 ईयर से ज़्यादा है, तो फिर वो 5 लाख का लिमिट हो जाता है। नेक्स्ट 2,50,000, मतलब 2,50,000 तक निल है। 2,50,000 से नेक्स्ट 5 लाख तक, मतलब और 2.5 लाख पे 5% का रेट होता है, टैक्स रेट, ठीक है। एंड देन 5 लाख से 10 लाख, मतलब जो बचा 5 लाख है, उस पर 20%। एंड 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम होता है उस पर 30%, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर ग्रॉस टोटल इनकम किसी का 5 लाख से कम होता है तो उसको रिबेट अंडर सेक्शन 87A अवेलेबल है। रिबेट क्या होता है कि अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है या 5 लाख है, तो फिर यू डोंट हैव टू पे टैक्स ऑन, अगर टैक्स लाइबिलिटी जितना भी आया आपका, एनी अमाउंट, तो फिर रिबेट अंडर सेक्शन 87A में आपको 12,500 का छूट मिलेगा। यू डोंट हैव टू पे टैक्स ऑन दिस, ठीक है। एंड अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी 12,500 से कम है, तो फिर जितना लाइबिलिटी है उतने पे, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, लोअर इज़ नॉट टैक्सेबल। ये मैं पहले ही करा चुका हूँ, मैं फिर भी एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। सेक्शन 192 जो है, ये एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट करता है ऑन स्लैब रेट बेसिस फ्रॉम एम्प्लॉयज़ इनकम। फॉर्म नंबर 13 कैन बी फिल्ड बाई एम्प्लॉय फॉर अप्लाइंग फॉर लोअर टीडीएस रेट और नो टीडीएस एट ऑल। मतलब अगर एम्प्लॉय बोलता है कि माई इनकम इज लोअर, आई वॉन्ट टू पे लोअर अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है, इन दैट केस एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर के पास
फॉर्म नंबर 13 फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म नंबर 13 में उसे अपना सारा इनकम को डिस्क्लोज करना पड़ेगा और रीज़न बताना पड़ेगा कि क्यों उसका टीडीएस नहीं कटना चाहिए। ठीक है ना। सो इट वो सैलरी का था, सैलरी का सेक्शन 192 याद रखना है। सैलरी का जो टीडीएस है वो सेक्शन 192 में डिडक्ट होता है और डिडक्शन का जो अमाउंट है वो होता है आपका स्लैब रेट। स्लैब रेट मैंने अभी बताया 2,50,000 तक नील है, 2,50,000 टू 5,00,000 5%, 5,00,000 टू 10,00,000 20%, above 10,00,000 30%। Now let us come to the next section, section 192A। ये है विड्रॉवल फ्रॉम ईपीएफ स्कीम। ठीक है, विड्रॉवल फ्रॉम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, रेट है 10%। ठीक है, इसमें लोअर रेट ऑफ टीडीएस नॉट पॉसिबल है। मतलब इसमें अगर एम्प्लॉई जो पैसा रिसीव करा है, क्या होता क्या है ये, अगर कोई भी एम्प्लॉय काम करते करते छोड़ देता है या फिर वो उसका रिटायरमेंट जब हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद हो सकता है दैट एम्प्लॉय इज आस्किंग फॉर मोर मनी फ्रॉम दी एम्प्लॉयर। ठीक है, सो वो अगर 5 साल से ज़्यादा तक सर्विस दिया है और अगर वो एम्प्लॉयर उसको उसका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम में जितना भी पैसा जमा हुआ था वो अगर वो उसको रीपे करता है, पेमेंट करता है, तो एम्प्लॉयर फिर 10% का अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक आदमी जिसका सर्विस कंप्लीट हो चुका है, इफ़ दैट पर्सन इज़ रिटायरिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ़ दैट पर्सन दैट एम्प्लॉई इज़ आस्किंग फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर कि मेरे को मेरे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड से पैसे दे दीजिए, तो फिर 10% का अमाउंट डिडक्ट करेगा एम्प्लॉयर, काट के जो भी पैसा रहता है उसे वो अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करेगा। नाउ कम्स सेक्शन 193। सेक्शन 193 क्या है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, देखो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज क्या है कि अगर आपका कोई भी पैसा कोई भी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टेड है, डिबेंचर्स हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, एंड इफ़ दैट सिक्योरिटी से आपका इंटरेस्ट का इनकम हो रहा है, तो फिर जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है जिस कंपनी में, फॉर एग्जांपल यू हैव सम डिबेंचर्स इन्वेस्टेड इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, इफ़ रिलायंस इज गिविंग यू इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है, इन दैट केस रिलायंस विल डिडक्ट tax deduction at source at the rate of 10%. No surcharge and no education cess is applicable। 193 सेक्शन में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ में रिलायंस जो है वो टीडीएस काटेगा। वापस मैं बता रहा हूँ, अगर आपका कोई डिबेंचर्स या बॉन्ड्स किसी कंपनी में इन्वेस्टेड है एंड इफ़ यू हैव रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम दैट कंपनी, देन सेक्शन 193 में योर टीडीएस विल बी डिडक्टेड by the company who is responsible for paying interest। ठीक है, सो यहाँ पे देखो मैंने एक टेबल बनाया है। पेयर ऑफ टीडीएस कौन है यहाँ पे? पेयर ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट आपको पे कर रहा है वही टीडीएस पे करेगा। ठीक है, रेसिपिएंट कौन है? रेसिडेंट पर्सन। टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। मतलब बहुत टाइम पे क्या होता है, जो इंटरेस्ट है वो आपके पास कैश में आता नहीं है हाथ में, लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। मतलब आपका अकाउंट, मतलब जो कंपनी के पास डिबेंचर्स अकाउंट है वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाता है कि योर इंटरेस्ट इज ऑलरेडी क्रेडिटेड, इट विल बी credited in your bank account or you will receive that money in couple of days or in a couple of weeks or in 4 to 5 business days। ठीक है, इस तरह का इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइड किया जाता है तो फिर टीडीएस जो है क्रेडिट या फिर पेमेंट, दोनों में से जो अर्लियर डेट है उसे हम लोग टीडीएस का डेट मानेंगे। रेट आपका 10% है। टीडीएस अंडर सेक्शन 193 इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड अंडर फॉलोइंग: डिबेंचर इशूड बाय एनी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, cooperative notified by central government, any security of central government or state government, securities owned by LICI और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अप टू ₹5,000। 5,000 तक का अगर इंटरेस्ट होता है इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, इस पे टीडीएस नहीं कटता है। मैं वापस बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ सिचुएशन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देर आर सम सिचुएशंस जिसमें सेक्शन 193 के हिसाब से TDS on interest on security is not deducted। Remember,
TDS अंडर सेक्शन 193 इज नॉट डिडक्टेड। क्या क्या है, क्या क्या है? अगर डिवेंचर कोई कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी कंपनी जो कि नोटिफाइड किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो इशू करता है तो। दूसरा सिचुएशन, एनी सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, देयर आर फ्रॉम टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज सिक्योरिटी, और अगर वो सिक्योरिटी पे आपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं तो फिर उसमें TDS नहीं कटेगा। आपको जो भी पैसा मिलेगा वो पूरा पैसा मिलेगा, ठीक है। सिक्योरिटीज ओन्ड बाय LICI GICI, मतलब अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से आपने कोई सिक्योरिटी खरीदा या फिर जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से आपने कोई सिक्योरिटी खरीदा और उसमें अगर इंटरेस्ट मिलता है तो फिर वो भी एग्जेम्प्टेड होता है, उसमें पूरा आपको अमाउंट मिलेगा, देयर विल बी नो टैक्स डिडक्शन। और अगर कोई भी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स वो अगर 5,000 तक का अमाउंट का है तो भी नहीं कटेगा आपका TDS। देन कम्स सेक्शन 194, TDS फ्रॉम डिविडेंड्स, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी टू रेसिडेंट शेयर होल्डर्स, मतलब अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी TDS को डिविडेंड देता है अपने रेसिडेंट शेयर होल्डर को, तो फिर TDS काट के वो देगा कितना, 10%। सो डिविडेंड कवर्ड अंडर सेक्शन 115O इज नॉट चार्जेबल टू TDS। मैं वापस कहता हूँ, ये है, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हूँ, डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था उस दिन, इसका वीडियो भी रिकॉर्डेड किया हुआ है। इफ़ यू वांट फर्दर एक्सप्लेनेशन तो उस दिन का आप देखो तो फिर पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसे मैं रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ कि डिविडेंड कोई भी डोमेस्टिक कंपनी अगर अपने रेसिडेंट शेयर होल्डर को पेमेंट करती है तो फिर रेट ऑफ TDS जो है 10% है। सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 194, ठीक है। सेक्शन 194 जो है ये डिविडेंड के तौर पे, डिविडेंड पे TDS करता है। नाउ कम्स सेक्शन 194A, इट इज TDS फ्रॉम इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। मतलब ऊपर में हम लोगों ने सेक्शन 193 में देखा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे TDS काटना, लेकिन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के अलावा और कोई भी पर्पस से अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो सेक्शन 194A में कवर किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे बोला है क्या कि पेयर ऑफ TDS कौन होगा, एनी पर्सन पेइंग इंटरेस्ट, ठीक है। एनी पर्सन जो कि इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट जो है उसको ऑडिट किया जाता है अंडर सेक्शन 44AB। रेसिपिएंट कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट होने से नहीं चलेगा। टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ TDS एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। रेट क्या है, अगेन 10%। सो अगेन मैं वापस बताता हूँ, सेक्शन 194A में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मतलब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के अलावा और भी कहीं और से अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो सेक्शन 194A में आपका TDS डिडक्शन होगा। रेट ऑफ डिडक्शन जो है वो है 10% पर एनम, ठीक है ना। अच्छा, देर आर सम सिचुएशंस यहाँ पे वेयर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट एक्सीड ₹40,000 फ्रॉम बैंक। मतलब ये क्या है ना, TDS इज नॉट डिडक्टेबल इन द फॉलोइंग केसेस। ये जो 2 केसेस हैं, 3 केसेस हैं, यहाँ पे आपका TDS नहीं कटेगा। पहला, अगर आपका बैंक या कोऑपरेटिव या पोस्ट ऑफिस से आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है और अगर इंटरेस्ट का अमाउंट 40,000 से कम है तो फिर TDS नहीं कटेगा। वापस, अगर आपको बैंक से या पोस्ट ऑफिस से, बैंक से या पोस्ट ऑफिस से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो फिर 40,000 का लिमिट है, 40,000 से कम अगर अमाउंट होता है तो फिर नथिंग इज डिडक्टेबल, TDS नहीं कटेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो फिर 50,000 का ओवरऑल लिमिट है, मतलब कहीं से भी कैसे भी इंटरेस्ट मिले जिस पे TDS कट सकता है तो 50,000 रुपीज़ का लिमिट है, ठीक है। 50,000 तक का अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो फिर उसमें TDS नहीं कटेगा। मैं वापस से बोलता हूँ, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग सेक्शन 194 कैपिटल A। 194A में क्या है, व्हेन अ रेसिडेंट इंडिविजुअल is receiving interest other than interest on securities, then TDS at the rate of 10% per annum, 10% will be deducted from the amount of interest, ठीक है। if the interest amount is less than 40,000 or 40,000, equal to or less than 40,000, in that case
no TDS will be deducted provided that interest is paid by bank, cooperative bank और पोस्ट ऑफिस से अगर आपको मिलता है। एंड इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन तो फिर 50,000 इज द लिमिट। इफ इंटरेस्ट इज रिसीव फ्रॉम अदर देन बैंक, कोऑपरेटिव, पोस्ट ऑफिस, देन द लिमिट इज 5,000। अगर आपका बैंक, कोऑपरेटिव, पोस्ट ऑफिस कहीं और से नॉर्मल आदमी को जो सीनियर सिटीजन नहीं है अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो फिर 5,000 रुपीज़ इज़ द लिमिट। मतलब कि 5,000 तक का इंटरेस्ट टैक्स एग्जेम्प्टेड है, जिस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। द मोमेंट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सीडिंग ₹5,000 देन TDS विल हैव टू बी कंपल्सरीली डिडक्टेड। ठीक है। नाउ where interest is paid to any bank, cooperative bank, public financial institution, LIC, UTI, इंश्योरेंस कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंटरेस्ट पेड, ये सबको अगर हम लोग पेमेंट करते हैं यहाँ से अगर मिलता है तो फिर कोई भी तरह का TDS नहीं कटेगा। इंटरेस्ट बाई फर्म टू पार्टनर्स, मतलब अगर इंटरेस्ट बैंक को पेमेंट होता है, कोऑपरेटिव बैंक को पेमेंट होता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट होता है, LIC को पेमेंट होता है, UTI या इंश्योरेंस कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब इन दिस केस they are the people whom interest is paid। हमें इंडिविजुअल्स को नहीं इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पे इन लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो व्हेन दे आर बीइंग पेड इंटरेस्ट, मतलब बैंक जब इंटरेस्ट रिसीव करता है तो फिर उसमें TDS नहीं कटेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं से इंटरेस्ट नहीं कटेगा। ठीक है, TDS नहीं कटेगा। नाउ इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू पार्टनर्स, हम लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंट्स जब भी किया है तो वी हैव ऑलवेज ऑब्जर्व दैट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी ऑलवेज सी कि डेबिट साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। ठीक है, सो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू पार्टनर्स अगर होता है उसमें भी TDS नहीं कटता है। इंटरेस्ट पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इट्स मेंबर्स, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी इंटरेस्ट अपने मेंबर्स को पेमेंट करता है तो उसमें भी TDS का डिडक्शन नहीं होगा। इंटरेस्ट इज पेड अंडर स्कीम्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, अगर पोस्ट ऑफिस का कोई स्कीम है जैसे टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र। ठीक है, ये सब में आपका TDS नहीं कटेगा। वापस कहता हूँ मैं, इंटरेस्ट इज पेड अंडर स्कीम्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, टाइम डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, ये सब सिचुएशन में भी TDS नहीं डिडक्शन होता है। एग्रीकल्चरल सोसाइटी में TDS नहीं डिडक्शन होता है। मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन अवार्ड लेस देन ₹50,000 होना चाहिए। अगर आपको कंपनसेशन मिलता है फ्रॉम योर इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, owing to some accident or some situation which lead to these kind of compensation situation, then if the amount of compensation is less, equal to or less than 50,000 rupees, then nothing is deductible under this section। ठीक है, चलो ये था हमारा सेक्शन 194A। अब हम लोग पहुंचते हैं सेक्शन 194B में। क्या है सेक्शन 194B? TDS फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गेम शो और क्रॉस वर्ड पजल। ठीक है, पेयर ऑफ TDS कौन है? पर्सन पेइंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गेम शो एट्सेट्रा। रेसिपिएंट कौन? एनी पर्सन। लिमिट क्या है? इफ द अमाउंट ऑफ पेमेंट इज ₹10,000 और लेस देन ₹10,000। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहा जाता है व्हेन अ पर्सन इज अर्निंग एनी कैजुअल मनी। ठीक है, सेक्शन 194B इज एप्लीकेबल और इट इज़ अट्रैक्टेड। अगेन, अगर कोई भी आदमी कैजुअल मनी अर्न करता है, कैजुअल मनी का मतलब होता है विदाउट कोई मेहनत किए मुफ्त का पैसा। ठीक है, जैसे लॉटरी खेल के आपने लॉटरी जीता, आपने क्रॉसवर्ड गेम खेला, क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व किया और आपको प्राइज़ मनी मिला। ठीक है, आप बेटिंग करते हैं, बेटिंग से आपको पैसे मिले। ठीक है, लॉटरी आपका लग गया। In all these situations, if the amount of winning is less than 10,000 rupees, then nothing is to be deducted as TDS। अगर 10,000 से ज़्यादा है तो फिर TDS का रेट 30% होगा। ठीक है, रेट ऑफ TDS विल बी 30%।
यहाँ पे बोला गया है, देखो, प्राइस बाय वे ऑफ कैश एंड काइंड। देर आर सिचुएशन जब प्राइस जो है वो कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। अगर किसी को काइंड में मिलता है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे कंप्यूट करना पड़ेगा कैश वैल्यू में, ठीक है। मतलब अगर आपको कैश और काइंड दोनों में पैसे मिलते हैं, दोनों में यू हैव अर्न सम मनी, तो कैश वैल्यू को और जो काइंड वैल्यू है, ठीक है, दोनों को प्लस करो, प्लस करके जो टोटल वैल्यू आएगा उस पर टीडीएस कटेगा। लेकिन देर आर सिचुएशन जहाँ पे आप काइंड का जो वैल्यू है, ठीक है, वो अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तो फिर आपको अज्यूम करके पेमेंट करना पड़ेगा। हायर टैक्स रेट होता है उस इन दैट सिचुएशन। प्राइस इन काइंड, द पेयर ऑफ प्राइस विल मेक श्योर दैट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन टीडीएस इज डिपॉजिटेड। जब भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है और अगर वो काइंड में हो, पूरी तरह से काइंड में हो, ठीक है, सो इन दैट केस जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या फिर जो पर्सन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी और दैट पर्सन दैट बिफोर कंप्लीटिंग द फाइनेंशियल ईयर वो टीडीएस काट के जमा करेगा। टीडीएस वो काट के ही पैसा अपने जो विनर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं सेक्शन 194 बीबी में। 194 बी हम लोगों ने देख लिया, 194 बीबी में 194 बीबी क्या है? टीडीएस फ्रॉम विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस, ठीक है, टीडीएस फ्रॉम विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एनी पर्सन जो जीत रहा है उसे ये टीडीएस पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ टीडीएस का टाइम एट द टाइम ऑफ विनिंग और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। लिमिट क्या है? 10,000 रुपीज़ और लेस। यहाँ पर भी 10,000 रुपये का एक लिमिट है और टीडीएस का रेट यहाँ पर भी 30% है। सो इफ़ अ पर्सन इज अर्निंग एनी मनी बाई वे ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसिंग, देन 30% का रेट में टीडीएस कटेगा, प्रोवाइडेड दैट हॉर्स रेस विनिंग इज मोर देन 10,000 रुपीज़। यहाँ पे मैंने समरी भी लिख के रखा है, ठीक है। एक सेकेंड। चलिए, हम लोग का 194, चलो हम लोग का 194 बीबी तक हो गया, ठीक है। नाउ आज हम लोग करेंगे सेक्शन 194 सी। टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स
कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं? पीपल हु टेक द जॉब ऑफ अदर्स एंड कंप्लीट इट एंड सबमिट्स देम बैक, ठीक है। वर्क्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई भी लोग जो मटेरियल, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि लोग जितने भी रॉ मटेरियल हैं, अगर मेरे को एक बिल्डिंग बनाना है, आई विल गिव दैट कॉन्ट्रैक्ट टू अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, दैट पर्सन विल अरेंज, इट इज़ दी, देयर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स. I may provide materials and labors to the person, or the building contractor may get the materials and labors by himself, ठीक है, और उस पर वो काम करके बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकता है. तो ऐसे सिचुएशन में टीडीएस का सिचुएशन आता है, टीडीएस को पेमेंट करना पड़ता है. तो यहाँ पर भी मैं एक टेबल बना देता हूँ तुम लोग को. यहाँ पर भी मैं एक टेबल बना देता हूँ कि यहाँ पे पेयर कौन है, यहाँ पे पेयर कौन है, कौन पेमेंट करेगा? तो स्पेसिफाइड पर्सन मतलब जिसके बारे में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है, स्पेसिफाइड पर्सन. अच्छा, हु इज द रेसिपिएंट कौन होगा? कोई भी रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर जिसको हम लोग काम दे रहे हैं, दैट पर्सन हु इज डूइंग आवर जॉब, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर. रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा? वन परसेंट if recipient is individual. अगर इंडिविजुअल होता है और HUF. अदरवाइज अगर कोई कंपनी के बारे में हम लोग देख रहे हैं, अदरवाइज 2%. ठीक है, मैं वापस कहता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पेयर कौन है? अगर मैं पेयर हूँ तो मैं स्पेसिफाइड पर्सन हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, ठीक है. रेसिपिएंट कौन है? रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है. रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा? जब भी पेमेंट करना होगा उसको, ठीक है, तो फिर वो टीडीएस काट के पेमेंट करेगा. 1% इफ़ द रेसिपिएंट जो कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो इंडिविजुअल होता है. अगर मैं कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल डीएलएफ कंस्ट्रक्शंस, डीएलएफ इज़ अ कंपनी, ठीक है. सो इफ़ वी आर मेकिंग एनी पेमेंट टू डीएलएफ कंस्ट्रक्शंस, देन 2% विल बी डिडक्टेड एज टीडीएस, ठीक है. नाउ पेमेंट कवर्ड, क्या क्या पेमेंट कवर्ड है यहाँ पे? एक बार देखते हैं क्या क्या पेमेंट कवर्ड है. कंसीडरेशन, एनी वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एनी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एनी वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप पकड़ लो. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो सकता है. इफ़ यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं. इफ़ फॉर एग्जांपल यू आर any kind of any person who does contractual jobs, तो फिर उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जॉब को भी यहाँ पे कवर किया गया है. अच्छा, टाइम ऑफ टीडीएस, कब टीडीएस काटना पड़ेगा? व्हाट इज द टाइम ऑफ टैक्स डिडक्शन? टैक्स डिडक्शन का टाइम क्या होगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर, सेम चीज़ है, ठीक है. सो एट द टाइम ऑफ पेमेंट और
क्रेडिट। ठीक है, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा। अच्छा, वन नाइन्टी फोर सेक्शन 194C जो है ये काफ़ी बड़ा है। मैं एक बार अच्छा से तुम लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि अगर डिटेल में देखा जाए, अगर डिटेल में देखा जाए तो फिर यहाँ पे बताया हुआ है कि, यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर कोई भी, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ मैक्सिमम amount which can be paid without TDS, मतलब विदाउट TDS, TDS के बिना कितना अमाउंट दिया जा सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर जो अमाउंट है, अगर अमाउंट ऑफ पेमेंट जो है वो 30,000 और लेस अगर होता है तो फिर नथिंग इज़ टू बी डिडक्टेड। ठीक है, एंड पूरे साल का अगर एग्रीगेट किया जाए, पूरे साल का अगर एग्रीगेट किया जाए तो फिर अमाउंट जो है वो ₹1,00,000 या उससे कम। मैं वापस समझाता हूँ ये है क्या चीज़। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मैं विदाउट TDS पेमेंट कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो विदाउट TDS के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है और आपने जो अमाउंट पेमेंट किया है वो अगर 30,000 या उससे कम है तो फिर आप विदाउट TDS पेमेंट कर सकते हैं। और एग्रीगेट में टोटल में 1,00,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका पेमेंट, तो फिर आप TDS नहीं पे करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, TDS नहीं पे करेंगे तो भी चलेगा। अच्छा, इज इट पॉसिबल टू गेट द पेमेंट विदाउट टैक्स डिडक्शन और लोअर टैक्स? यहाँ पर भी अगर आपको लोअर TDS, ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ खुद ही यहाँ पे, लोअर TDS क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है। जो रेसिपिएंट है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसे प्रूफ करना पड़ेगा, रेसिपिएंट को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसका इनकम जो है बहुत कम है। एंड हाउ विल दैट रेसिपिएंट प्रूव द सेम? ठीक है, फॉर्म नंबर 13 में, फॉर्म नंबर 13 में एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म नंबर 13 में एप्लीकेशन करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? असेसिंग ऑफिसर को। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन करना पड़ेगा कि मुझे लोअर टैक्स चाहिए, लोअर TDS कर दीजिए सर, या फिर और TDS मत काटिए मेरा, नो TDS। अगर कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, तो मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हम लोग किसे कहेंगे। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एडवर्टाइजिंग को। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप किसी को कोई काम देते हैं कि नहीं मेरा जो ये प्रोडक्ट है उसको एडवर्टाइज कर दीजिए, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आता है।
देन ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, टेलीकास्टिंग हो गया, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग ऑफ एनी प्रोग्राम। देन कैरेज ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स कैरी करते हैं, करवाते हैं, आपके पास गाड़ी है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, ट्रक्स वगैरह है, कैरेज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, अगर आप पैसेंजर को भी कैरी करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट अदर देन रेलवेज, रेलवेज को छोड़ दो भैया, ठीक है, आप रेलवेज का टीडीएस नहीं काट सकते। मतलब रेलवेज में अगर आप सामान दे दिए अपना कि मेरा सामान पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंचाना है, एंड इफ रेलवेज इज रिसीविंग सम मनी फ्रॉम यू फॉर दैट सर्विस, एंड इफ़ यू वांट कि नहीं आप रेलवेज से टीडीएस काट लेंगे, तो नहीं काट सकते। यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया हुआ है लॉ में कि रेलवेज से आप नहीं काट सकते, ठीक है। अच्छा, केटरिंग, ठीक है, केटरिंग भी कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस है, ठीक है। अच्छा, ई मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग एनी प्रोडक्ट as per the requirement of customer, ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप कोई भी सामान को बनाते हैं, ठीक है, जैसे टेलरिंग काम हो गया, टेलरिंग, हाँ, तो वो भी तो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस ही हो गया कि क्योंकि वो कस्टमर अपने हिसाब से वो बनवाता है काम, ठीक है। अच्छा, बस यहाँ पे यही था। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है उसे अपना पैन, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर जो है वो डिडक्टर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आ, यहाँ पे जो मैं एक बार वापस से बताता हूँ, देखो, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है वो अगर चाहते हैं कि मेरे को टीडीएस नहीं कटवाना है, तो कुछ कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा भैया, ठीक है। क्या क्या? लेस ओन्ड लेस देन 10 ट्रक्स, आपके पास 10 या 10 से कम ट्रक्स होने चाहिए, ठीक है। आप डिडक्टर को अपना पैन सबमिट कर रहे हैं, पैन नंबर बता रहे हैं, ठीक है, डिडक्टर को अपना पैन बता रहे हैं, ठीक है। आप इन्फॉर्म कर रहे हैं किसको? आप इन्फॉर्म कर रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि आप टीडीएस नहीं देना चाहते हैं, ठीक है।
इसमें आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 26Q। इस फॉर्म के हिसाब से आप सारे इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे और वहाँ पे बताएंगे कि आप क्यों TDS नहीं देना चाहते हैं। इफ़ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और द असेसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड कि आपका TDS नहीं कटना चाहिए, तो फिर आपका TDS नहीं कटेगा। ठीक है, एक बार ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, एक बार देख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 194D। सेक्शन 194D क्या है ये? TDS फ्रॉम इंश्योरेंस कमीशन। TDS फ्रॉम इंश्योरेंस कमीशन। ठीक है, इंश्योरेंस कमीशन। वापस मैं ये टेबल बना देता हूँ। यहाँ पे पेयर कौन है, कौन पैसा दे रहा है, कौन पैसा दे रहा है? एनी पर्सन, कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन, आदमी नहीं कोई भी पर्सन। पर्सन का मतलब यहाँ पे हो गया, पर्सन का डेफिनेशन पता है ना? पर्सन का मतलब होता है इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, या फिर कोई भी पर्सन जो आर्टिफिशियल जुडिशली पर्सन या फिर AOP BOI, जितने भी तरह के पर्सन हैं सब यहाँ पे कवर्ड होते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स में जब भी हम लोग पर्सन कहते हैं, पर्सन मतलब सब लोग, कंपनी को भी पर्सन कहा जाता है। ठीक है, एनी पर्सन पेइंग कमीशन, जो भी कमीशन पे कर रहा है उस पर्सन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो एनी पर्सन पेइंग, नॉट कमीशन एक्चुअली, एक बार वापस से देखते हैं। इंश्योरेंस कमीशन, एनी पर्सन पेइंग इंश्योरेंस कमीशन। रेसिपिएंट कौन है यहाँ पे, कौन रिसीव कर रहा है कमीशन? यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा है? कोई भी रेसिडेंट पर्सन। ठीक है, अ रेसिडेंट पर्सन, याद रखना। मैं स्लोली आगे बढ़ रहा हूँ सो दैट सब कुछ क्लियरली समझ में आए। क्या चीज़ का पेमेंट हो रहा है? वापस पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन। नाउ आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ TDS कब कटेगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट। ठीक है, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा। रेट, रेट ऑफ TDS, रेट ऑफ TDS, रेट ऑफ TDS क्या होगा? 5%। ठीक है, 5% अगर इंडिविजुअल है, 5% अगर इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और 10%
इन केस ऑफ कंपनी। ठीक है, सो अगर कंपनी होता है तो फिर हम लोग टीडीएस जो है, टीडीएस का रेट 10% हो जाएगा, अदरवाइज 5% रहेगा, अदरवाइज 5% रहेगा। ठीक है, विदाउट टीडीएस पॉसिबल है? वापस, विदाउट टीडीएस क्या पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन रेसिपिएंट को, जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट को एप्लीकेशन करना पड़ेगा। मैं बार बार एक ही चीज़ लिख रहा हूँ सो दैट कि याद हो जाए। रेसिपिएंट को एप्लीकेशन करना पड़ेगा किसमें? फॉर्म नंबर 13 में। ठीक है, किसको करना पड़ेगा? टू दी एसेसिंग ऑफिसर। ठीक है, क्या बताना पड़ेगा? कि मेरा इनकम लो है, आप मेरा टीडीएस या तो नहीं काटिए या फिर काटिए तो कम रेट में काटिए। ठीक है, एसेसिंग ऑफिसर टू गेट अ सर्टिफिकेट, टू गेट अ सर्टिफिकेट of lower TDS और नो TDS। ठीक है, नो TDS। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा अभी? हम लोगों ने देखा सेक्शन 194D। 194D इज एप्लीकेबल व्हेन इंश्योरेंस कमीशन इज पेबल। ठीक है, पेयर कौन होगा? एनी पर्सन हु इज पेइंग द इंश्योरेंस कमीशन, दैट कैन बी अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, एनी पर्सन। ठीक है, रेसिपिएंट कौन होगा? कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल के बारे में हम लोग बात करें, कोई भी रेसिडेंट पर्सन के बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट क्या हो रहा है? यहाँ पे इंश्योरेंस कमीशन हो रहा है। टाइम ऑफ टीडीएस, किस टाइम पे टैक्स को डिडक्ट किया जाएगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, रेट क्या होगा? इफ द पर्सन हु इज पेइंग अस इंश्योरेंस कमीशन, अगर वो इंडिविजुअल है, ठीक है, अगर वो इंडिविजुअल है यहाँ पे, तो फिर 5%। और अगर इंश्योरेंस कमीशन पेमेंट जो कर रहा है वो अगर कंपनी है तो फिर 10%। वापस, अगर इंश्योरेंस कमीशन इंडिविजुअल पेमेंट करता है तो फिर 5%, और अगर कंपनी तो फिर 10%। अगर क्या विदाउट टीडीएस पॉसिबल होगा? पॉसिबल होगा, ज़रूर होगा, लेकिन जो रेसिपिएंट है उसे फॉर्म नंबर 13 में स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसको टीडीएस नहीं काटे या फिर लोअर रेट ऑफ टीडीएस काटे। ठीक है, एक बार देखो इसको, टेक योर 2 minutes ऑफ टाइम। नाउ लेट अस सी सेक्शन, दूसरा सेक्शन देखते हैं हम लोग, सेक्शन 194DA। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, सेक्शन 194DD। सेक्शन 194DD ये किस लिए है? इट इज TDS on payment of life insurance policy, payment of life insurance policy, सॉरी नॉट DDA, DDA नहीं होगा, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। सेक्शन 194DA, section 194DA, it is applicable for payment of life insurance policy।
देखो ये एक सिंपल सा सिचुएशन है, अगर किसी का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किया हुआ है कहीं पे, ठीक है, हो सकता है एचडीएफसी में किया हो या फिर कोई भी बैंकिंग कंपनी है या फिर देर आर डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी, उसके पास अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किया हुआ है एंड मैच्योरिटी के बाद यू आर रिसीविंग दैट, मैच्योरिटी के बाद यू आर रिसीविंग दैट अमाउंट, ठीक है, सो फिर जो भी अमाउंट आपको मिलेगा उसमें उसका टीडीएस कटता है, ठीक है। वापस बता रहा हूँ, इफ़ यू आर रिसीविंग एनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट आफ्टर द मैच्योरिटी, और यू आर रिसीविंग लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी का अमाउंट आफ्टर डेथ, ठीक है, और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी, देन टीडीएस का डिडक्शन होता है, ठीक है। सो ना हाउ मच विल बी डिडक्टेड, यहाँ पे बोला हुआ है 1% और 5%, ठीक है, और 2%। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पेयर कौन है, वापस हम लोग देखते हैं ये टेबल में देखते हैं पेयर कौन है। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेसिडेंट एनी सम अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, एनी पर्सन पेइंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। अच्छा, नाउ वापस यहाँ पे रेसिडेंट कौन है, रेसिपिएंट कौन होगा, किसको पैसा मिल रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट रेसिडेंट इंडिविजुअल, वी आर टॉकिंग अबाउट रेसिडेंट पर्सन, ठीक है, रेसिडेंट पर्सन ही करते हैं यहाँ पे, ठीक है, रेसिडेंट पर्सन। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या चीज़, ये तो हो गया। अच्छा, टाइम ऑफ टीडीएस, कब टीडीएस कटेगा, किस टाइम पे टीडीएस काटना होगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिस टाइम पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट होगा उस टाइम पे ही टीडीएस का भी डिडक्शन होगा, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट which can be paid without टीडीएस, मतलब टीडीएस के काटे बिना क्या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट पेमेंट किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है एनी अमाउंट विच इज़ लेस देन ₹1,00,000 जो है वो अगर होता है तो एनी अमाउंट लेस देन ₹1,00,000, ठीक है। अगर 80,000 का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट का पेमेंट होता है तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा। 95,000 95,000 का अगर पेमेंट होता है तो टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। 1,00,000 को जैसे ही एक्सीड करता है तब कटेगा, ठीक है, तब टीडीएस का डिडक्शन करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ टीडीएस क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ टीडीएस क्या है यहाँ पे, 1%, ठीक है, 1% ऑफ पेमेंट, 1% ऑफ पेमेंट कब तक, यहाँ पे एक डेट दिया हुआ है, ठीक है, बोला जा रहा है 1/6/2016 से लेके इट इज़ एप्लीकेबल टिल 31/8/2019, मतलब हमारे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 31 अगस्त 2019 तक के बीच में अगर कोई भी पेमेंट होता है इंश्योरेंस पॉलिसी का तो फिर जो टीडीएस का रेट है वो 1% होगा, ठीक है। 5% हो जाएगा ये रेट ऑफ पेमेंट अगर ये पेमेंट होता है आपका 1/9/2019 से लेके 1/9/2019 से लेके ये अभी भी ये कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। सो फॉर आस वी हैव टू सी इन द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि जो 194DA के सिचुएशन में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पेमेंट है वो सपोज जून 2019 में पेमेंट हुआ है, तो फिर हाउ मच विल बी द रेट ऑफ टीडीएस,
तो इन दैट केस द रेट ऑफ TDS विल बी 1%. If the payment of TDS is if the payment of life insurance policy is happening in the month of December, then rate of payment will be 5% of the entire amount of insurance commission paid. When the provisions of section 194A DA नॉट एप्लीकेबल, ऐसा कौन सा सिचुएशन है जिस सिचुएशन में ये 194DA वाला जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल नहीं होगा? कौन सा सिचुएशन है? ठीक है, सो यहाँ पे बताया जा रहा है इफ द पेमेंट इज एग्जेम्प्ट, अगर पेमेंट जो है वो अगर एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(10)(d) में, इफ द पेमेंट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(d) देन नथिंग इज टैक्सेबल, देन नथिंग इज टैक्सेबल. अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, क्या लोअर रेट ऑफ TDS और नो TDS पॉसिबल है? तो मैं यहाँ पे खुद ही पूछ रहा हूँ, तो हम लोग लिखेंगे यस डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल, लेकिन ये आपको थोड़ा सा अलग यहाँ पे दिखाना पड़ेगा. इफ द रेसिपिएंट submits फॉर्म नंबर 15G या फिर 15H, ठीक है, अंडर सेक्शन 197A, तो फिर ऐसा सिचुएशन में टैक्स जो है नॉट डिडक्टेबल. ये तुम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, लॉ है, हमें पढ़ना ही है. इफ द रेसिपिएंट सबमिट्स फॉर्म नंबर 15G या फिर 15H, इन दैट केस TDS विल नॉट बी डिडक्टेड. दिस इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन सेक्शन 197A. ठीक है, ये वापस से एक बार देख लो. आई एम गिविंग यू 2 minutes ऑफ टाइम. ठीक है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है. चलो आगे देखते हैं आप. अच्छा, यहाँ पे एग्जेम्पशन जो है ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(d) है क्या? एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(d) है क्या? सो यहाँ पे बोला जा रहा है अगर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(d) एप्लीकेबल है तो फिर नो TDS अंडर सेक्शन 194DA. याद रखना है, अगर जो भी पेमेंट मिल रहा है अगर वो एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 10(10)(d) में, तो फिर TDS नहीं करेगा. ऑब्वियसली कि जो भी पैसा मेरे को मिल रहा है अगर वो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड इनकम है, एग्जेम्प्टेड मनी है, तो फिर उसमें टैक्स कैसे कटेगा? ठीक है, सो फिर यहाँ पे क्या क्या पेमेंट है जो 10(10)(d) में है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक एक करके पॉइंट करके. पॉइंट नंबर 1, एनी पेमेंट अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी. ठीक है,
की मैन का मतलब क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का की मैन बोल के पहचाना जाता है। की मतलब हो गया चाबी, राइट? सो any organization who have a person who is very 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 important for the entire organization, without whom the operations in the company is not possible, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए या फिर उसको कंपनी में रिटेन करके रखने के लिए मैनी कंपनीज डू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, अगर की मैन के हाथ में के पास अगर कोई भी इंश्योरेंस किया जा रहा है तो फिर उस पे उसमें एग्जेम्पशन होगा 1010D में, और 194DA का जो अमाउंट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। 194DA में टैक्स डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, एनी पेमेंट अंडर सेक्शन 80DD, ठीक है, और 80DDA, ये जो है ये हम लोग जो डिडक्शन वाला चैप्टर है उसमें जब करते हैं तो वहाँ पे बताया हुआ रहता है। सेक्शन 80DD इज़ फॉर एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट एम्प्लॉयज़ एक्चुअली, कोई भी एसएससी पे एसएससी अगर अपने डिपेंडेंट रिलेटिव को मेंटेन करता है और वो अगर डिपेंडेंट रिलेटिव जो है वो अगर किसी भी तरह से हैंडीकैप्ड है, ठीक है, तो फिर उसे उसके ऊपर कोई भी मेंटेनेंस का जब खर्चा होता है तो फिर उसे डिडक्शन मिलता है, ठीक है। हाउ मच, वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, जो भी पैसा यहाँ पे मिलेगा दैट इज़ एग्जेम्प्टेड, बस हमें उतना ही याद रखना है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। एनी पेमेंट अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बस मैं यही मेंटेन करके रखता हूँ, ठीक है। इन केस ऑफ डेथ नो टीडीएस, बस ये याद रखने से ही होगा। डेथ के टाइम पे अगर कोई भी पेमेंट मिलता है तो उसमें टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है, उसमें टीडीएस नहीं कटेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 194E, सेक्शन 194E ये क्या है? पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन। ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा अभी जो आईपीएल चल रहा है उसके लिए, तो एग्जैक्टली ये एप्ट एग्जाम्पल है। 194E में बताया जाता है। अच्छा, पहले मैं ये पूरा प्रोविज़न तुम लोग को यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या है, ठीक है। यहाँ पे पेयर कौन होगा? यहाँ पे पेयर कौन होगा? एनी पर्सन मेकिंग द पेमेंट टू फॉरेन सिटीजन स्पोर्ट्समैन एसोसिएशन एंटरटेनर। देखो बहुत टाइम पे होता है ना कि हम लोग देखते हैं कि देर आर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड या फॉरेन कंट्री से आते हैं और इंडिया में दे परफॉर्म, ठीक है। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, फॉर एग्जाम्पल अ डीजे इन द नेम ऑफ मार्टिन गैरिक्स इज कमिंग टू इंडिया एंड ही इज़ परफॉर्मिंग इन गोवा, ठीक है।
अब अगर वो गोवा में परफॉर्म कर रहा है और उसको अगर बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं उस काम के लिए, तो फिर उसे तो इंडियन गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी, इंडियन गवर्नमेंट विल वांट मनी फ्रॉम देम। ठीक है। अब देयर आर मेनी प्लेयर्स इन आईपीएल who are coming from abroad and they are playing in India and they are receiving huge amount of fees। हाँ, they are receiving huge amount of fees, तो उन लोग को भी टीडीएस भरना पड़ेगा। टीडीएस भरने का मतलब क्या, उन लोग को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। देयर आर मेनी प्लेयर्स, देयर आर मेनी मेनी, हर टीम में चार चार पाँच पाँच करके तो आईपीएल में फॉरेन प्लेयर्स हैं ही, एंड देयर आर कोचेस, देयर आर टीम मैनेजमेंट पीपल हु आर फ्रॉम अब्रॉड, है ना। हर टीम में एटलीस्ट जो मैनेजमेंट में है, देयर आर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, फॉरेन सिटीजन हैं। दे आर इन इंडिया जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्प, और just for the purpose of playing cricket। ठीक है। So if they are performing and they are receiving some sort of money from India for the purpose of for this purpose, then उसके पैसे में टीडीएस कटेगा। ठीक है। तो मैं वापस से यहाँ पे बताता हूँ, पेयर कौन हुआ यहाँ पे, तो बीसीसीआई हो गया ना, बीसीसीआई इज मेकिंग द पेमेंट। ठीक है। अच्छा, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। और अगर कोई दूसरे परफॉर्मर या फिर किसी को बुलाया जाता है, जैसे डिफरेंट कॉलेजेस, जैसे भवानीपुर कॉलेज यूज टू आस्क डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिस्ट, हाँ, डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम अब्रॉड टू टू परफॉर्म। ठीक है। डांसर्स हो गए, वो लोग अगर आते हैं इंडिया में एंड इफ दे आर परफॉर्मिंग, तो जो भी पेमेंट कर रहा है तो वो उसका बात हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है। तो रेसिपिएंट यहाँ पे कौन होगा, एक बार देखते हैं यहाँ पे। रेसिपिएंट कौन होगा, कौन पैसा रिसीव कर रहा है, नॉन रेसिडेंट फॉरेन सिटीजन, ऑब्वियसली नॉन रेसिडेंट फॉरेन सिटीजन स्पोर्ट्समैन एसोसिएशन एंटरटेनर। ठीक है, जो एंटरटेनमेंट करवा रहा है। टाइम ऑफ टीडीएस क्या होगा, किस टाइम पे टीडीएस कटेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ पेमेंट स्लैश क्रेडिट, दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगा उसी टाइम पे टीडीएस का भी डिडक्शन होगा। क्या लोअर टीडीएस और नो टीडीएस पॉसिबल है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल नॉट अलाउ दैट। आपके पास बहुत पैसा है, आप पैसा दीजिए। आप यहाँ पे तो इसीलिए टीडीएस का क्वेश्चन आया, क्योंकि आप करोड़ों में पैसे लेते हैं और फिर आप अपने कंट्री चले जाएंगे। सो इन दैट केस आप अपने देश में भाग जाएं मेरा पैसा लेके, उससे पहले आप मेरे को टीडीएस दे दीजिए एंड दे के जाइए। ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ टीडीएस, क्या रेट ऑफ टीडीएस होगा यहाँ पे, रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा, यहाँ पे कहा जा रहा है जो भी पैसा मिलेगा उसका 20%, जो भी पैसा मिलेगा उसका 20% आप पेमेंट कर दीजिए। ठीक है। सो यही था यहाँ पे। सो एक बार वापस देखते हैं क्या हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सेक्शन 194E जो है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर applicable in case when the payment is made to non-resident sportsmen। ठीक है। या फिर एसोसिएशन को अगर हम लोग पेमेंट करते हैं। ठीक है। जैसे आईसीसी हो गया, है ना, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गया, उन्हें अगर पेमेंट किया जाता है। बहुत टाइम पे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो इंडिया में आके परफॉर्म करवाती है या फिर कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज करवाती है, लेकिन वो इंडियन नहीं होती है, तो इन दैट केस अगेन टीडीएस 20% के रेट में डिडक्शन होगा। तो यहाँ पे पेयर कौन होता है, जो पेमेंट करती है, जो कंपनी या फिर जो भी
पर्सन जो इन सिटीजन इन फॉरेन सिटीजन स्पोर्ट्समैन को पेमेंट करती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। रेसिपिएंट कौन हो रहा है, जो फॉरेन सिटीजन का हम लोग बात कर रहे हैं उनका। ठीक है, टाइम ऑफ टीडीएस पेमेंट या फिर क्रेडिट दोनों में से जो अर्लियर होगा। रेट ऑफ टीडीएस क्या है, 20%। रेट ऑफ टीडीएस इज 20%। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। सेक्शन 194 ई। सेक्शन 194 ई। TDS in respect of national saving scheme। ठीक है, नेशनल सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग स्कीम ये यूजुअली पोस्ट ऑफिस ही पेमेंट करता है। तो यहाँ पे वापस हम लोग आते हैं, पेयर कौन है, कौन पैसा पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखना है हमें, यहाँ पे पेमेंट जो कर रहा है वो पोस्ट ऑफिस है, क्योंकि ये नेशनल सेविंग स्कीम पोस्ट ऑफिस का ही स्कीम था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेमेंट किया जा रहा है नेशनल सेविंग स्कीम में, हमने पैसे लगाए थे। ठीक है, और वो पैसा पोस्ट ऑफिस अपने पास रखा था। ठीक है, और पोस्ट ऑफिस इज़ नाउ पेइंग अस बैक द मनी। ठीक है, अच्छा नाउ रेसिपिएंट कौन है यहाँ पे, वापस देखते हैं। रेसिपिएंट कौन हो रहा है यहाँ पे, कोई भी पर्सन, किसी का भी बात कर लिए, वो रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, फर्म हो, कोई भी हो चलेगा। ठीक है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कुछ भी होने से चलेगा। पेमेंट कवर्ड, यहाँ पे किस टाइप का पेमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पेमेंट कवर्ड यहाँ पे किस टाइप का पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आउट ऑफ नेशनल सेविंग स्कीम। ठीक है, पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सेविंग स्कीम। ठीक है, नेशनल सेविंग स्कीम। टीडीएस कब कटेगा, टाइम ऑफ टीडीएस, टीडीएस कब कटेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जिस टाइम पे अमाउंट पे किया जाएगा उस टाइम पे होगा। सो एट द टाइम ऑफ पेमेंट टीडीएस का डिडक्शन होगा। मैक्सिमम अमाउंट which can be paid विदाउट टीडीएस। टीडीएस के बिना कितना पैसा पेमेंट किया जा सकता है, मतलब लिमिट क्या है, लिमिट क्या है। अगर, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ द पेमेंट इज 2500 और लेस। ठीक है, 2500 रुपये का लिमिट यहाँ पे बताया हुआ है। इफ द पेमेंट इज 2500 और लेस देन 2500, देन नो टीडीएस इज मेड, कोई भी टीडीएस का डिडक्शन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। रेट ऑफ टीडीएस क्या है, रेट ऑफ टीडीएस तो यहाँ पे है 10%। ठीक है,
10%, याद रखना है, नो सरचार्ज। एंड नो एजुकेशन सेस। बस इतना ही याद रखना है, नो सरचार्ज, नो एजुकेशन सेस। व्हेन सेक्शन 194EE नॉट एप्लीकेबल। ऐसा कौन सा सिचुएशन है जब सेक्शन 194EE जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, मतलब TDS नहीं ही कटेगा एकदम। तो ऐसा कब होता है? ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है when the payment is made to legal heirs of the deceased depositor। जो डिपॉजिटर है जो जिसके नाम पे नेशनल सेविंग स्कीम किया हुआ था, अगर उसका देहांत हो जाता है और उसके बाद अगर उसका फैमिली मेंबर आर रिसीविंग दिस मनी, देन इन दैट केस नो TDS विल बी डिडक्टेड। अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर फैमिली मेंबर जो लीगल एयर्स हैं, ठीक है, जो लीगल एयर्स हैं वो अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का पैसा रिसीव करते हैं, तो इवन इफ दैट पैसा इज एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ 2500 रुपीज, नो TDS इज टू बी डिडक्टेड। ठीक है, एक बार देख लो क्या बताया। मैं वापस से बताता हूँ, यहाँ पे मैं वापस से बताता हूँ। 194EE इज एप्लीकेबल व्हेन द पेमेंट इज मेड बाय द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, द रेसिपिएंट इज एनी पर्सन। पेमेंट जो यहाँ पे कवर्ड होगा वो है पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सेविंग स्कीम। ठीक है, टाइम ऑफ TDS क्या है? टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है, नाउ मैक्सिमम अमाउंट विच इज पेड विदाउट TDS कितना होगा? इफ द अमाउंट ऑफ पेमेंट इज 2500 or less than 2500, then no TDS will be deducted. Rate of TDS under section 194EE is 10%. There is no surcharge and there is no education cess. Now, when is section 194EE not applicable? Situation is if the depositor is dead, if the depositor is no more, and if the amount of national savings scheme is received by the legal heirs। ठीक है, अगर लीगल एयर्स रिसीव करता है पैसा तो फिर नथिंग इज डिडक्टिबल, नो TDS विल बी डिडक्टिबल। ठीक है, बस आज यहीं तक मैं कराता हूँ। मैं एक बार वापस से बता देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ कि क्या किया हम लोगों ने। ठीक है, क्या क्या किया आज यहीं तक करते हैं, थोड़ा कम करते हैं, ज़्यादा करेंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, एक बार मैं बताता हूँ क्या क्या हम लोगों ने किया। हम लोगों ने आज (194C) किया। 194C इज TDS ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, इन दिस केस जो रेट ऑफ TDS है, एप्लीकेबल रेट इज़ 1%। ठीक है, इफ़ द पेमेंट इज़ मेड टू इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, if it is made to other than individual and Hindu undivided family, then 2%। वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है यहाँ पे मैंने बताया था। अच्छा, मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी पेड विदाउट TDS, मतलब लिमिट क्या है? अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है तो 30,000, और अगर एग्रीगेट में पकड़ा जाए, अगर पूरे साल में कितना आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, अगर वो 1 लाख से कम का है, मतलब छोटे छोटे अमाउंट है, 10,000, 20,000, 25,000, 40,000, 30,000, ऐसे करके टोटल करके अगर आपका एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट अगर 1 लाख से कम है तो फिर TDS नहीं डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, TDS नहीं डिडक्ट करना पड़ेगा। और अगर 1 लाख से ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली TDS का डिडक्शन होगा। लोअर TDS पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, फॉर्म नंबर 13 में एप्लीकेशन करना पड़ेगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग ऑफ एनी प्रोग्राम। ठीक है,
कैरेज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, अच्छा एनी प्रोग्राम में ये मूवीज़ फिल्म्स भी आ जाते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू आर कंसिडरिंग नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, Z5 हो गया, ये लोग जो भी प्रोग्राम जो ब्रॉडकास्ट करते हैं या दिखाते हैं, जो भी टीवी चैनल्स हम लोग देखते हैं, जो यूट्यूब हम लोग देखते हैं, तो ये लोग ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। सो इफ़ आई एम मेकिंग एनी प्रोग्राम और इफ़ आई एम मेकिंग एनी मूवी और एनी टीवी सीरीज, एंड इन दैट केस वो मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए। सो इफ़ आई एम अ प्रोड्यूसर, I am making a tele series and if I am creating it as per my specification, then जिसको मैं ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, जो डायरेक्टर हैं, जो भी पीपल हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 194 सी में इन्वॉल्व होंगे और उनको मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, उनके लिए मुझे पेमेंट करना पड़ेगा TDS भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है कि केटरिंग सर्विस भी इन्वॉल्व है, कैरेज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो देयर, मैन्युफैक्चर और सप्लाइंग ऑफ एनी प्रोडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। बहुत टाइम पे हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनवाते हैं, बनाना चाहते हैं, देयर आर डिफरेंट सिचुएशन कि मैं अपने जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको मैंने कहा कि मेरे हिसाब से आप उसे बना के दीजिए, मेरे हिसाब से आप उसे क्रिएट करके दीजिए, ठीक है। देन कम्स, अच्छा यहाँ पे गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बारे में बताया गया है कि ऐसा कौन सा सिचुएशन है जब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है उसका TDS नहीं काटा जाएगा। तो बताया गया है जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बारे में हम लोग कर रहे हैं, उसके पास 10 ट्रक से कम होना चाहिए, ठीक है। वो अपने डिडक्टर को अपना पैन नंबर जो है वो दे दिया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर्म नंबर 26Q में वो बताया है कि देखिए मेरा इनकम कम है, मेरे पास लेसन नंबर ऑफ ट्रक्स है, इट इज़ आवर रिक्वेस्ट कि आप TDS ना काटें। देन कम सेक्शन 194D, TDS फ्रॉम इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन यहाँ पे कौन पेमेंट कर रहा है? एनी पर्सन, ठीक है। अ कंपनी जैसे HDFC हो सकता है या फिर कोटक महिंद्रा हो सकता है, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। जो अगर इंश्योरेंस कमीशन होता क्या है? इंश्योरेंस कमीशन होता क्या है? इंश्योरेंस कमीशन क्या है कि यहाँ पे आप एक एजेंट हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, यू आर द एजेंट ऑफ से कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस कंपनी। नाउ यू आर अट्रैक्टिंग डिफरेंट क्लाइंट्स कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदिए। किसका खरीदेंगे आप? कोटक महिंद्रा का खरीदेंगे। व्हाट इज योर इंटरेस्ट? हम लोगों ने देखा है देर आर डिफरेंट इंश्योरेंस एजेंट्स हु आर वर्किंग इन द फील्ड फॉर लाइक दे आस्क डिफरेंट इंडिविजुअल्स कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी करवाइए हमारे कंपनी का। तो व्हाट इज़ देयर इंटरेस्ट? वो लोग सैलरी तो रिसीव करते ही हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट दे ऑल्सो गेट कमीशन फ्रॉम द कंपनी, ठीक है, दे ऑल्सो गेट कमीशन फ्रॉम द कंपनी। सो यहाँ पे उस इंश्योरेंस कमीशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एजेंट को कमीशन पेमेंट करती है, तो एजेंट का इनकम हो गया यहाँ पे, है ना। सो एजेंट जो है यहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइडर हो गया, है ना। एजेंट जो है वो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे पेयर कौन हो गया? वापस एनी पर्सन पेइंग इंश्योरेंस कमीशन, ठीक है। अच्छा, रेसिपिएंट अ रेसिडेंट पर्सन डेफिनेटली। पेमेंट ऑफ व्हाट? पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन। टाइम ऑफ TDS एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। रेट ऑफ TDS यहाँ पे क्या है? अगर अगर यहाँ पे जो पेमेंट किया जा रहा है इंश्योरेंस कमीशन, अगर वो पर्सन इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो फिर 5% का TDS काटा जाएगा, और अगर वो कोई कंपनी है, ठीक है, तो फिर 10% का कमीशन काटा जाएगा। क्या विदाउट TDS पॉसिबल है? तो रेसिपिएंट को फॉर्म नंबर 13, जो एजेंट है ना, उसे फॉर्म नंबर 13 फुली फिलअप करना पड़ेगा और असेसिंग ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि मेरा इनकम कम है, आप TDS मत काटिए, ठीक है। अच्छा, ये सारे सिंपल नहीं है, आई वुड रिक्वेस्ट कि ये सारा चीज़ को आप एक बार अच्छा से देखो, ठीक है, वापस से देखो, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, सेक्शन 194DA, TDS ऑन पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पे कौन पेयर है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब हो गया यहाँ पे, सपोज अगेन लेट अस कम टू कोटक महिंद्रा, ठीक है। इफ दैट कंपनी इज मेकिंग पेमेंट टू एनी मतलब एनी क्लाइंट, जो क्लाइंट ने अपना पॉलिसी लिया हुआ था कोटक महिंद्रा से, और अगर उसको पेमेंट किया जा रहा है पॉलिसी का अमाउंट,
ठीक है, अगर उन्हें पेमेंट किया जा रहा है पॉलिसी का अमाउंट, तो फिर टीडीएस कटेगा। ठीक है, कितना कब कटेगा टीडीएस? टीडीएस कटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है, जिस टाइम पे पेमेंट हो रहा है उस टाइम पे टीडीएस कटेगा। नाउ तो कितना अमाउंट तक का लिमिट है? अगर इंश्योरेंस पॉलिसी 1 लाख रुपया या उससे कम का होता है तो फिर इंश्योरेंस इसके ऊपर टीडीएस नहीं काटने का ज़रूरत है। रेट क्या है? 1% का रेट था। कब तक था? 31 अगस्त 2019 तक। याद रखना है, 31 अगस्त 2019 तक ये रेट था। कितना? 1%। 1 सितंबर से अभी रेट चेंज होकर ये 5% का हो गया। ठीक है, व्हेन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 DA नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा सिचुएशन है जब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो बताया जा रहा है जब जो भी पेमेंट हमें मिल रहा है वो अगर इफ इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 1010D, इन दैट केस नो टीडीएस विल बी डिडक्टेड। ठीक है, नाउ इज इट पॉसिबल दैट लोअर अमाउंट ऑफ लोअर रेट ऑफ टीडीएस इज डिडक्टेड? yes, it is possible if the recipient is submitting details of his income under form number 15G or 15H under section 197A, then no TDS is deductible। मैं एक बार बता दूं 15G और 15H क्या है। जब एनुअल इनकम सबमिट किया जाता है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, हमारे घर पे जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं, जो लोग सैलरी रिसीव करते थे और अभी रिटायर्ड हैं, तो उनके पास जो भी इनकम हो रहा है तो वो इनकम बहुत लिमिटेड होता है, या फिर जो भी इनकम होता है तो वो यूजुअली रिटायरमेंट बेनिफिट होता है या फिर कोई भी पेंशन का स्कीम होता है। सो इन दैट केस बैंक से उन्हें फॉर्म नंबर 15G या 15H रिसीव करना पड़ता है। बैंक उन्हें फॉर्म 15G या 15H देगी और वो फॉर्म आपको भर के बैंक में ही जमा कर देना है। ठीक है, और बैंक वाले क्या करेंगे, वो फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करेंगे और बताएंगे कि ये जो पर्सन है उसका इनकम लो है और उसका ये प्रूफ है। इफ द असेसिंग ऑफिसर और द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज सेटिस्फाइड दैट द इनकम एज स्पेसिफाइड बाय द assessee, द पर्सन अंडर फॉर्म नंबर 15G और 15H इज लोअर, देन उस सीनियर सिटीजन से कोई भी तरह का टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाएगा फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि सेक्शन 1010D है क्या। 1010D में बताया गया है कि यहाँ पे अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट मिलता है तो ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, नथिंग इज टैक्सेबल, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा आपको। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, अगर आपका टैक्स नहीं लगेगा तो डेफिनेटली टीडीएस अंडर सेक्शन 194DA भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एनी पेमेंट क्या क्या है 1010D में? एनी पेमेंट अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, की मैन का मतलब मैंने बता दिया था। एनी पेमेंट अंडर सेक्शन 80DD और 80DDA, एनी पेमेंट अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन केस ऑफ डेथ नो टीडीएस, बस इतना ही याद रखना है। इन केस ऑफ डेथ टीडीएस नहीं कटता है, अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी है नहीं कटेगा। और एनी पेमेंट अंडर सेक्शन 80DD, जिन लोगों को मैंने नहीं बताया है 80DD क्या है मैं वापस बताता हूँ। 80 सेक्शन जो है 80DD में बताया गया है कि कोई भी पेमेंट जब किया जाता है एक एसएससी को न, अगर वो अपना डिपेंडेंट रिलेटिव को मेंटेन करता है तो डिपेंडेंट रिलेटिव जो कि हैंडीकैप्ड है उसको अगर वो मेंटेन करता है तो वो जो भी खर्चा करता है उसके लिए वो पैसे में टैक्स नहीं लगता है। तो ये वो सिचुएशन के बारे में बताया गया है ना। सेक्शन 194E, मैं वैसे सेक्शन 80 जो है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस करूंगा तुम लोग के साथ। सेक्शन 194E, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन। यहाँ पे क्या है, हम लोग मैंने एग्जांपल दिया था कि आईपीएल का मैंने एग्जांपल दिया था और एंटरटेनर बोल के एक डीजे का बात मैंने कहा था, मार्टिन गैरिक्स। जो ये दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है, जैसे क्रिकेट अभी जो चल रहा है, आईपीएल जो चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं। ठीक है, पीपल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, केनिया, देयर आर डिफरेंट कंट्रीज़ फ्रॉम वेयर, ये सारे न्यूजीलैंड, है ना, इतने सारे कंट्रीज़ से जो नॉन सिटीज़न है, नॉन इंडियन सिटीज़न है, दे आर कमिंग टू इंडिया, दे आर प्लेइंग इंडियन प्रीमियर लीग, they are earning lot of money and then they are going back to their country. So in that case income tax department will definitely claim its share of tax. तो यहाँ पे
जो भी पैसा बीसीसीआई उन्हें पेमेंट करती है फॉर प्लेइंग इन इंडियन प्रीमियर लीग, या फिर जो भी पैसा उन्हें मिलता है एज पार्ट ऑफ प्राइस, उनका होता है ना कि जो ऑक्शन होता है वहाँ पे प्लेयर लोग को पैसे मिलते हैं, तो ये उनका फीस हो गया. सो वॉट एवर मनी इन टर्म्स ऑफ प्राइज फ्रॉम इंडिविजुअल मैच, जैसे मैन ऑफ द मैच होता है, या फिर मैन ऑफ द सीरीज हो गया, या फिर डिफरेंट बॉलिंग ऑफ द मैच हो गया, या फिर विकेट बेस्ट कैच हो गया. देर आर डिफरेंट कैटेगरीज अंडर विच दीज प्लेयर्स रिसीव मनी. जो भी पैसा इन टोटलिटी, in aggregate amount, whatever they are receiving from India, they have to, that amount is deductible, that amount is taxable. ठीक है. सो टैक्स का रेट यहाँ पे क्या है, 20% फ्लैट. जो भी पैसा मिलेगा उस पर 20% का रेट जो है वो उसे पेमेंट करना पड़ेगा इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को. सेक्शन 194 EE. 194 EE is applicable for national saving scheme. ठीक है. national saving scheme is a scheme which is brought in India by post office, not brought in India, which is created by post office. तो पोस्ट ऑफिस क्या करता है, नेशनल सेविंग स्कीम के लिए पैसे एक्सेप्ट करता है पब्लिक से, और एक मैच्योरिटी के बाद वो पैसे रिटर्न कर देता है लोगों को. इट्स लाइक अ बैंक अकाउंट. ठीक है. एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें लोग पैसा जमा करते हैं, पैसा सेव करके रखते हैं पोस्ट ऑफिस के पास. पोस्ट ऑफिस उसमें इंटरेस्ट पेमेंट करता है. ठीक है. सो पेमेंट करने के बाद वो जो भी पेमेंट वो करेगा उस पर TDS लगना चाहिए. लेकिन यहाँ पे बताया गया है, अगर आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं, इफ़ इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 2500, देन नो TDS विल बी डिडक्टेड. अदरवाइज 10% ऑफ TDS इज़ टू बी पेड. और एक चीज़ याद रखना है, इवन इफ आपका लिमिट 2500 से ज़्यादा भी हो गया, लेकिन जो डिपॉजिटर है जिसके नाम पे ये नेशनल सेविंग स्कीम था, उसका अगर देहांत हो जाता है, इफ़ दैट पर्सन इज़ डेड, और उसके लीगल एयर्स जो हैं वो अगर ये रिसीव कर रहे हैं नेशनल सेविंग स्कीम का पैसा, तो फिर नो TDS विल बी डिडक्टेड. ठीक है. नथिंग इज़ डिडक्टेड एंड इट इज़ फुल्ली एक्सेप्टेड. ठीक है. तो ये था, ये मैं सारा जो है